हेलो एवरीवन, मैं रश्मि पवार और आप देख रहे हैं एसएसटी। सोचो, अगर देश को एक ही इंसान चलाए तो क्या होगा। टकराव होगा, संघर्ष होगा और लोकतंत्र तो खतरे में ही पड़ जाएगा। इसीलिए जरूरी है पावर शेयरिंग, यानी कि सत्ता का विभाजन। तो आज हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग को पढ़ने वाले हैं और वीडियो में जानने वाले हैं सत्ता के विभाजन यानी पावर शेयरिंग के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग क्या होता है? पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर को अलग अलग ऑर्गन्स एंड लेवल्स जो गवर्नमेंट के होते हैं, लाइक जुडिशियरी, हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, इन सब के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना? ताकि कोई एक सिंगल ग्रुप जो है या कोई इंडिविजुअल पर्सन डोमिनेट ना कर सके, कोई किसी के ऊपर हावी ना हो सके। अब ये क्यों ज़रूरी है? पावर शेयरिंग की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है? ये ज़रूरी है डेमोक्रेसी के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए एक एसेंशियल फीचर है, ज़रूरी है पावर शेयर करना। इससे क्या होगा कि ये अलग अलग तरीके से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी के बीच में कोई मतभेद है किसी पावर को लेकर के, उसको यहाँ से रिजॉल्व करेगा और कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता लेकर आएगा। इसीलिए पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो रखा गया है। तो यहाँ पावर शेयरिंग को इस चैप्टर में हम दो कंट्रीज़ के एक्सपेक्ट से समझते हैं। फर्स्ट इज़ बेल्जियम एंड सेकंड इज़ श्रीलंका। तो बेल्जियम के बारे में देखते हैं। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री जो कि यूरोप में है, स्मॉल यूरोपियन कंट्री है। अब यहाँ का कंपोजिशन देख लेते हैं। यहाँ पर जो पॉपुलेशन रहती है उसमें डच बोलने वाले जो लोग हैं वो हैं 59%। ये रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। 40% जो है फ्रेंच लोग, जो कि 40% हैं फ्रेंच बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन के लोग हैं। यहाँ पर फ्लेमिश नाम की जो जगह है वहाँ पर। फिर आते हैं जर्मन स्पीकिंग लोग। ये जर्मन स्पीकिंग पर्सन्स जो है ओनली 1% कंप्राइज करते हैं यहाँ बेल्जियम के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या आई, टेंशन क्या क्रिएट हो रही थी कि यहाँ पर जो लोग थे फ्रेंच स्पीकिंग वाले, यानी कि 40% जो पॉपुलेशन थी वो वेल्दी थे, इकोनॉमिकली पावरफुल थे और चाह रहे थे कि डोमिनेंस उनका हो, मतलब सत्ता पर कब्जा उनका हो। वो चाहते थे क्योंकि वो वेल्दी थे, इकोनॉमिकली अच्छे थे, रिच पर्सन थे। अब जो डच स्पीकिंग मेजोरिटी थी, यानी कि मेजोरिटी में जो लोग यहाँ पर रह रहे थे डच स्पीकिंग लोग थे 59%, ये मार्जिनलाइज्ड हो रहे थे। इनको ऐसे लग रहा था कि इनको अलग थलग डाला जा रहा है। स्पेशली ब्रसेल्स में, ब्रसेल्स जो थी वो यहाँ की कैपिटल हुआ करती है। अब इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया। बेल्जियम मॉडल जो है पावर शेयरिंग का, बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, सॉल्यूशन निकाला गया पावर को शेयर कर दिया जाए ताकि किसी भी एक सेक्शन को ऐसा ना लगे कि उनके जो अधिकार हैं वो उनसे लिए जा रहे हैं या उनके ऊपर कोई दूसरा कब्जा कर रहा है या दूसरा कोई हावी हो रहा है। अब ये कौन सा टाइम था? 1970 से 1993 के बीच का टाइम। देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन इन लोगों ने निकाला। फर्स्ट थिंग, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट समझते हैं, जो कि सेंटर में पूरे देश पर राज करती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया दोनों का। किसका? डच का। और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो थे उन्हें पावर इक्वली उनको दी गई। ऐसा नहीं है कि किसी एक को ज़्यादा मिनिस्ट्री दे दी गई या किसी को कम, इनको इक्वली पावर दी गई। सेपरेट गवर्नमेंट्स फॉर कम्युनिटीज़। अब केवल सेंट्रल लेवल पर ही नहीं, कम्युनिटीज़ के लिए भी सेपरेट गवर्नमेंट रखी गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे कि डच थे यहाँ पर जो रह रहे थे, फ्रेंच लोग थे यहाँ पर, जर्मन स्पीकर्स थे, उनको जो है उनके हाथों में दिया गया वो कमांड कि उनको अपनी कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज को प्रेजेंट करने का चांस मिले पूरा पूरा। यानी कि सेपरेट गवर्नमेंट्स रखी गई कम्युनिटी बेस पर। नेक्स्ट था सॉल्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर रीजन्स, यानी रीजनल बेस पर, क्षेत्रीय
जो लेवल होता है क्षेत्रीय लेवल के अकॉर्डिंग भी गवर्नमेंट्स को बनाया गया। रीजनल गवर्नमेंट्स जो है उनके पास पूरे अधिकार थे, वो अपने तरीके से वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट चला सकते थे। तो इससे क्या हो रहा था, पावर शेयर हो रही थी। समझ रहे हैं, आपकी पावर शेयरिंग चल रही है इस तरीके से। नेक्स्ट, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल है यहाँ की, वहाँ पर फ्रेंच और डच कम्युनिटीज़ को इक्वल पावर दे दी गई कैपिटल के अंदर। तो इस मॉडल से क्या होता है, ये मॉडल सिविल वॉर से बचाता है कंट्री को, और बेल्जियम में एक स्टेबल डेमोक्रेसी रन करने लगी। तो ये सॉल्यूशन निकाला गया बेल्जियम के एस्पेक्ट में, क्योंकि वहाँ सभी तरह के सेक्शंस रह रहे थे। वहाँ के जो लोग थे वो फ्रेंच भी थे, वो डच भी थे, अदर जो थे वो भी थे यहाँ पर। तो सभी के लिए ऐसा नहीं हुआ कि किसी को भी यहाँ पर कुछ डाउन फील हो रहा हो। अब बात कर लेते हैं, दूसरी स्टोरी दी गई इस चैप्टर में, केस स्टडी श्रीलंका। श्रीलंका से आप रिलेट कर सकते हैं, इंडिया के सदर्न पार्ट में लोकेटेड कंट्री है, हमारी नेबरिंग कंट्री है। इसका बैकग्राउंड देखें तो यहाँ की जो लोकेशन है, ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि साउथ एशिया में पड़ती है। साउथ एशिया में ये कंट्री है, आइलैंड नेशन है। कंपोजिशन देखें तो यहाँ पर जो यहाँ के मेन नेटिव्स हैं, सिन्हलीज जिनको कहते हैं, वो 74% हैं। 74% यानी कि मेजोरिटी। फिर जो तमिल्स थे यहाँ पर दूसरा सेक्शन, ये 18% ओनली। इसमें मोस्टली हिंदूज, क्रिश्चियंस या दूसरे सेक्शंस थे। तमिल्स में भी कुछ तमिल्स थे जो कि यहाँ के नेटिव्स थे, पहले से ही यहाँ पर रह रहे थे। कुछ थे जो जैसे इंडिया से गए थे, वो तमिल्स। तो देखते हैं सिन्हला मेजोरिटेरियनिज्म। 1956 सिन्हला, अब गवर्नमेंट जो है वो बन जाती है सिन्हलीज की, गवर्नमेंट बन जाती है, इलेक्शंस होते हैं 1956 में और गवर्नमेंट सिन्हलीज की बन जाती है। अब ये क्या करते हैं, खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को सबसे अपर रखने के लिए सबसे पहले तो ये कर देते हैं कि सिन्हलीज जो थी, सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज ये डिक्लेयर कर देते हैं। अब क्योंकि इनका जो धर्म था, इनका जो रिलीजन था वो बौद्ध धर्म था, तो इन्होंने धर्म में भी इंटरफेयर किया कि बुद्धिज़्म को इन्होंने स्पेशल स्टेटस दिया। एक तरह से गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा प्रिविलेजेस बुद्धिज़्म को दिए। अब जो लोग यहाँ पर दूसरी सेक्शन रह रहा था, तमिल्स थे जैसे, जो माइनॉरिटी ग्रुप थे, उनको यहाँ पर ऐसा फील होता है कि तमिल्स डिस्क्रिमिनेशन फील कर रहे थे यहाँ पर हर एक सेक्टर में, जैसे कि जॉब्स में भी, एजुकेशन के मामले में भी, स्कूल कॉलेजेस में भी उनको डिस्क्रिमिनेशन लग रहा था, पॉलिटिक्स में भी उनको ऐसा लग रहा था कि उनके लिए जो है यहाँ पर चांसेस कम हैं। फिर क्या होता है, पावर शेयर की ही नहीं गई। जैसे बेल्जियम में हम देख रहे थे, मॉडल ऑफ बेल्जियम को देख रहे थे, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उस टाइम पर क्या सिचुएशन बन जाती है। ये जो तमिल्स थे, जो माइनर ग्रुप थे, ये प्रोटेस्ट कर देते हैं। प्रोटेस्ट होता है, बहुत बड़ा मसाकरे होता है, काफ़ी लोग मारे जाते हैं, सिविल वॉर छिड़ जाती है 1980 से 2009 के बीच में। फिर क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है कि तमिल जो सेपरिस्ट ग्रुप था, कई सारे ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि लिट्टे आप सुनते हैं, इसको मिलिटेंट ग्रुप की तरह से देखा जाता है, लेकिन वो क्यों लड़ रहे थे, वहाँ पर पावर शेयरिंग सही तरीके से नहीं हो रही थी श्रीलंका में, इसलिए ये एक ग्रुप बनाते हैं तमिल्स, अपना एक सेपरेट ग्रुप बनाते हैं, लिट्टे जिसको बोलते हैं। हज़ारों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारी डैमेजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इकोनॉमी जो है वो हिल जाती है, सोशली लोग परेशान हो जाते हैं। तो जब भी मेजोरिटेरियनिज्म जो है आता है, उससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ही आते हैं। आपने कभी भी हिस्ट्री में देखा है कि अगर एक सेक्शन को ज़्यादा चांसेस दिए जाते हैं तो वो क्या लेकर आता है, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंस्टेबिलिटी, यानी कि लड़ाई झगड़े, मतभेद और राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अस्थिरता, ये सब चीज़ें आती हैं, यानी कि पब्लिक जो है वो परेशान हो जाती है, सेटिस्फाइड नहीं रहती है। पावर शेयरिंग का एक चार्ट यहाँ पर है, फ्लो चार्ट देख लेते हैं एक बार क्विकली। पावर शेयरिंग बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। देखो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में सेपरेट गवर्नमेंट्स बनाई गई, कम्युनिटीज़ के लिए, डच के लिए, फ्रेंच के लिए, जर्मन के लिए, सबको जो है इक्वल चांस दिया गया।
स्टेट गवर्नमेंट्स भी यहाँ पर चल रही थी रीजनल बेस पर। इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जा रही थी ब्राज़ील्स में, जो कि कैपिटल हुआ करती है यहाँ की। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ एकदम अपोजिट, एकदम कंट्रास्ट। सिन्हाला मेजोरिटेरियनिज्म यहाँ पर था। सिन्हाला को ही इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तमिल्स जो दूसरा सेक्शन था उनके साथ बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था हर तरह से। आउटकम क्या निकलता है? लोगों को लड़ना पड़ता है अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए। सिविल वॉर छिड़ जाती है, लोगों के बीच में मतभेद हो जाते हैं। तो ये सारा आउटकम निकलता है अगर पावर शेयरिंग नहीं होता है। वाई पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट? पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम होने देने के चांसेस ज़्यादातर कब होंगे? जब हम पावर को शेयर कर देंगे। कोई भी है, जैसे मानो आपका स्कूल है, वहाँ पर आपके प्रिंसिपल सर हैं, वो सिर्फ अकेले ही सारी चीज़ें देखें, किसी टीचर को, किसी स्टूडेंट ग्रुप को कुछ भी वो नहीं देंगे पावर, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो अपनी चीज़ें सही से नहीं रख पाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो वही चीज़ होती है, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएंगे, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट। स्पेशली जहाँ पर कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर अलग अलग सेक्शंस के लोग रह रहे हैं, अलग अलग रिलीजन वहाँ के लोग फॉलो कर रहे हैं, सोसाइटी ऐसी है, मल्टी एथनिक है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। तो पावर शेयरिंग क्या करती है? किसी भी तरह से किसी का कब्जा होना, किसी का ज़्यादा अपना वर्चस्व दिखाने से वो रोकती है और हार्मनी क्रिएट करती है सोसाइटी के अंदर, एक बैलेंस बन जाता है। मेंटेन स्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग जो है वो देश में स्थिरता लेकर आती है हर तरह से। सोशल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी वो भी आती है, क्योंकि जब सब लोग हार्मोनियस तरीके से रहेंगे तो इकोनॉमिकली भी ग्रो करेगी कंट्री। सोशल स्टेबिलिटी, यूनिटी तभी पॉसिबल हो सकती है जब पावर जो है वो कुछ लोगों के हाथ में हो, तो सभी सेक्शंस के कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव हों जो उनके साइड से काम करें। प्रमोट्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल ही यही कहता है कि पावर शेयरिंग ज़रूरी है अगर डेमोक्रेसी सही ढंग से चल रही है तो लोगों के पास राइट है कि वो कंसल्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट कैसे चल रही है, किस तरह से काम कर रही है, अगर कोई चीज़ गलत लगती है तो उसको अपोज भी कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। तो पावर शेयरिंग ये सारी चीज़ें पक्का करती है, इंश्योर करती है इसको। टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी। अब आपकी कंट्री इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो पावर शेयरिंग काफ़ी हद तक आप समझ पा रहे हैं। आगे देखते हैं कि कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। हॉरिजॉन्टल बेस पर देखें तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब ये जो तीन हैं आपके ऑर्गन्स गवर्नमेंट के, हमारे यहाँ भी हैं, ये हर एक का काम है कि दूसरे की पावर को हद से ज़्यादा बढ़ने देने से रोकना, मतलब कंट्रोल में, बैलेंस में रखना। एग्जाम्पल देखें तो अगर हम बात करें लेजिस्लेचर की, लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग बॉडी, मतलब जहाँ पर लॉज बनाए जाते हैं, जहाँ पर कानून, नियम, कायदे जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो वो हमारे इंडिया में क्या है? इंडिया की पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जो इन लॉज के बनने के बाद इनको एग्जीक्यूट करवाएं, इनको देश में लागू करवाएं। तो ये कौन होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव्स में? सब हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं, ये सब हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। और आपने 9th क्लास में पढ़ा था परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये कौन होते हैं? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कौन होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी जो कि थर्ड ऑर्गन है पावर शेयरिंग में हमारी गवर्नमेंट के ऑर्गन का, वो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये अलग अलग कोर्ट सिस्टम जो होते हैं, ये सब हमारी जुडिशरी यानी कि न्याय व्यवस्था होती है। तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। गवर्नमेंट, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव, सेकेंड लेजिस्लेटिव, थर्ड जुडिशियरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात करें, वो हमारा हॉरिजॉन्टल था। अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पर गवर्नमेंट के बीच में वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं SST में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स।
पावर शेयरिंग में हमारे 3 जो होते हैं वो होते हैं, सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट होती है, जैसे पूरे देश को जो चलाती है। स्टेट लेवल पर हर एक स्टेट के लिए गवर्नमेंट बनती है, वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। और लोकल गवर्नमेंट होती है हमारी विलेज पंचायत और नगर पालिका वगैरह, ये सब जो होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। थर्ड है हमारा अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में, स्पेशली मल्टी एथनिक सोसाइटीज़, जहाँ पर जो है अलग अलग धर्म समुदायों के लोग रहते हैं। रिजर्वेशन देना एससीज़ को, एसटीज़ को, बीसीज़ को, माइनॉरिटीज़ को, आप रिजर्वेशन का नेम सुनते हैं, वो क्यों है कि ताकि सभी लोगों को जो है सारी फैसिलिटीज़ मिलें, और अगर कोई ऐसा है जो अंडर प्रिविलेज रह गया था उसको भी रिजर्वेशन दे करके उसको आगे लाया जाए। एग्जाम्पल के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट चल रही है, इस चैप्टर में आपने जाना है, वो इसका एग्जाम्पल है, यानी कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग। नेक्स्ट, अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स, यानी कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पावर शेयर की जाती है। किस तरह से? इलेक्शंस में एंड कोलिशन गवर्नमेंट बना करके बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट होते हैं, मूवमेंट्स चलाई जाती हैं। और इसका जो एग्जांपल है इलेक्शन या कोलिशन जो हम देख रहे हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट होती है। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब जब कोई एक पार्टी जो है वो 50% से ज़्यादा सीट्स पर ना जीत पाए तो कुछ पार्टीज़ मिल करके गवर्नमेंट बनाती हैं, उसको कोलिशन गवर्नमेंट या हिंदी में उसको गठबंधन सरकार कहा जाता है। जैसे कि यूपीए, एनडीए वगैरह की गवर्नमेंट आप देखते हैं, ये हमारी इंडिया में बनी है। पावर शेयरिंग इज़ द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को सही तरीके से चलाने के लिए पावर शेयरिंग जो है वो उसकी आत्मा है, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये किस में हेल्प करती है? अवॉइडिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, सामाजिक रूप से समाज में किसी भी तरह के मतभेद को से हमें बचाती है। डाइवर्सिटी, एक कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी मतलब कल्चरल भी हो सकती है और रीजनल भी होती है, लिंग्विस्टिक भी होती है, भाषाई तौर पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं, तो ये डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करती है पावर शेयरिंग। गिविंग पीपल रियल पार्टिसिपेशन, लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका देती है गवर्नमेंट में। कैसे? इलेक्शन में वोटिंग करके या कॉन्टेस्ट करके, ये एक पार्टिसिपेशन होता है, तो लोगों को चांस मिलता है पार्टिसिपेशन करने का गवर्नमेंट में। मेंटेनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक रूप से स्थिरता कायम रखना है, उसको बनाए रखने के लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स मैंने दिए हैं आपको, इनको पढ़ करके आप और अच्छे से समझ सकते हैं इसका पावर शेयरिंग, मेजोरिटेरियनिज्म, कोलिशन गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, इनके थ्रू आप और अच्छे से समझ सकते हैं चैप्टर में आए हुए कीवर्ड्स के थ्रू। तो ये हुआ आपका चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।